हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, टर्की और इंडिया का बिगेस्ट क्रूड ऑयल पार्टनर इराक, कतर, यूएई को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह टर्की, इराक ये दोनों देश मिलकर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने वाले हैं और इसकी टाइमिंग भी कमाल की है। ये कॉरिडोर तब सामने निकल कर आया है जब मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, तरक्की एकदम रुक चुकी है। हाल ही में टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने 13 साल बाद इराक का दौरा किया। ये उनका काफी बड़ा विजिट था। एर्दोगान ने पहली बार 2011 में इराक का सफर किया था और उसके बाद रिलेशनशिप कभी ठीक नहीं हुए। कभी टर्की का प्रेसिडेंट आपको इराक में देखने को नहीं मिला। एर्दोगान का यह विजिट इराक के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को बूस्ट करने के लिए था और काफी हद तक आप समझ सकते हैं कि एर्दोगान ने इराक का दौरा कर आईएमएफ को मैसेज सेंड किया कि टर्की के बिना ये आईएमएफ कॉरिडोर अधूरा ही है। एर्दोगान को बगदाद में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने इराक के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और लगभग पीस डील साइन हुए हैं यहाँ टर्की और इराक के बीच में, और बहुत हद तक इसमें यूएई और कतर भी शामिल है, जिसमें एक खास डील हुआ है। ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है और इस कॉरिडोर को सक्सेस बनाने के लिए 4 कंट्रीज यूएई, कतर, टर्की, इराक ये देश मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं जिसे डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस प्लान का मकसद इराक का जो गल्फ कोस्ट है ना, जो इराक का पोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ है ना, इसको रोड और रेलवे लाइन के साथ टर्की से जोड़ा जाएगा और टर्की से ये रूट सीधा सीधा यूरोप तक फैल सकता है। तो बेसिकली यूरोप से एशिया तक ये एक कॉरिडोर बनेगा। ये करीब $17 बिलियन का प्रोजेक्ट है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस पर अपना आशीर्वाद दे दिया है। तो किसी भी तरह की दिक्कत या रुकावट यूएसए की तरफ से इस प्रोजेक्ट पर नहीं आएगी और यूएसए चाहता है कि इराक अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करे। यूएसए इसमें सपोर्ट करने का एक बड़ा मकसद है ईरान। यहाँ इराक की मदद से यूएसए ईरान को जो है टारगेट करना चाहता है, ईरान को वीक करना चाहता है। इराक और टर्की के साथ 2 और वेस्ट एशियन प्लेयर्स शामिल है। जब एर्दोगान ने इराकी कैपिटल बगदाद को विजिट किया था तो तब यूएई और कतर इनके मिनिस्टर्स भी बगदाद में मौजूद थे और एर्दोगान के मॉनिटर में सबने मिलकर ये एग्रीमेंट को साइन किया इस कॉरिडोर बनाने के लिए। लेकिन इसका रीजन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। स्पेशली इंडिया के केस में इराक के लिए ये तो गेम चेंजर हो सकता है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इस एग्रीमेंट के तहत, इराक में बनेगा। यूरोप को इराक की ऑयल फील्ड का अच्छा खासा एक्सेस मिलेगा और रशिया पर जो डिपेंडेंसी है यूरोप की वो कम हो जाएगी। अल्टीमेटली ज्यादा ट्रेड बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। भले ही इराक के पास खुद के फंड्स ना हो, लेकिन कतर और यूएई के कोलैबोरेशन से ये पॉसिबल हो सकता है। इसलिए हमें कतर और यूएई का रोल भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। एर्दोगान और टर्की के लिए ये भी लोकेशन स्ट्रैटेजिक तौर पर इंपॉर्टेंट बन चुकी है। कैसे, तो देखिए, टर्की 2 कॉन्टिनेंट्स यूरोप और एशिया के बीच में है। यहाँ कुछ पार्ट टर्की का यूरोप में फैला हुआ है, तो ये एक प्राइम रीजन बनता है। यहाँ पर ट्रेड को एशिया से यूरोप को भेजने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। चाहे आप आईएमएफ को ही ले लो या फिर रेड सी से स्विस कैनल तक ही ले लो, हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर यही रूट को थोड़ा सा बेंड कर इराक की मदद से टर्की तक भेजा जाएगा तो टर्की बड़े ही आराम से इसे यूरोप तक पहुंचा देगा और यूरोपियन कंट्रीज को यहाँ पर इंडिया का और बाकी जो एशियन कंट्रीज है उनका ट्रेड का एक्सेस मिल जाएगा। ये एक क्रॉस कॉन्टिनेंटल कॉरिडोर है। एर्दोगान कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा रीजन में, और ये जो डेवलपमेंट रूट प्रोजेक्ट है ना, इसके लिए कंट्रीज ने आपस में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जब एर्दोगान ने विजिट किया था इराक को। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम है। एर्दोगान का कॉरिडोर सिर्फ एक ही तो नहीं है ना, मतलब बहुत सारे कॉरिडोर है। पिछले साल एक और कॉरिडोर अनाउंस हुआ था जो G20 समिट में था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये एक अलग ही रूट लेता है। इंडिया टू यूएई, यूएई टू सऊदी अरेबिया टू जॉर्डन, देन जॉर्डन टू इजराइल टू यूरोप। लेकिन इसमें ना टर्की नहीं है, तो एर्दोगान ने इसे अपोज किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एर्दोगान ने आईएमएफ को एक मैसेज भी सेंड किया था तब, नो कॉरिडोर विदाउट टर्की। टर्की एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन और ट्रेड बेस है। अगर सबसे कन्वीनियंट लाइन से ट्रेड को गुजारना है ना, तो टर्की से ही गुजारना पड़ेगा। तो एर्दोगान का पोजीशन क्वाइट क्लियर है, नो टर्की नो कॉरिडोर। लेकिन दोस्तों, न जाने हमें कितने ही ऐसे कॉरिडोर देखने को मिल रहे हैं। अगर
मैं शुरुआत से बोलूँ तो पहले हमें चाइना का BRI प्रोजेक्ट, जिसे सिल्क रोड भी कहा जाता है, ये देखने को मिला था और ये शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके चलते चाइना पूरी दुनिया से कनेक्ट होगा BRI बिछाकर। दूसरा, फिर हमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC देखने को मिलता है, जिसमें इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया और भी कई कंट्रीज शामिल है। लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी के लिए BRI की तरह ठंडा पड़ चुका है। तीसरा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आता है और हमें लगा कि ये जो प्रोजेक्ट है अपने आप में ये हिस्ट्री बदल कर रख देगा, ये स्विस कैनल का अल्टरनेटिव हो जाएगा बहुत जल्द। लेकिन यहाँ पर ना मिडिल ईस्ट कम्प्लीटली वॉर में पड़ चुका है आज के टाइम। और मेरा जो मेन पॉइंट है ना, ये IMEC में सऊदी अरबिया का नॉर्मलाइजेशन होना जरूरी था, जो अभी के लिए इम्पॉसिबल है। सबकी तरह ये IMEC भी अभी के लिए ठंडा पड़ चुका है। फोर्थ, एर्दोगान का ये इराक वाला डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट, जिसमें अभी के लिए इंडिया की पार्टिसिपेशन नहीं है। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये प्रोजेक्ट इंडिया के बिना अधूरा है, क्योंकि अगर आप देखोगे यूरोप यूनियन रशियन चाइनीज प्रोडक्ट पर सैंक्शंस लगा रही है, बाइकआउट कर रही है, जितना हो सके यूरोप इनके साथ ट्रेड को भी अवॉइड कर रहा है। तो ये केस में यूरोप को इंडिया की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो यूरोप का ट्रेड इंडिया के साथ फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है। तो टर्की, इराक को अगर अपना कॉरिडोर सक्सेस बनाना है ना, तो उन्हें इंडिया के साथ हाथ मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो वहां से ट्रेड को भेज देंगे। लेकिन सच में अगर टर्की इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करवाना चाहता है ना, तो इन्हें इंडिया को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया की इलेक्शंस के बाद आने वाली जो सरकार होगी वो इस कॉरिडोर में अपना इंटरेस्ट जरूर दिखाएगी, अगर ये सक्सेस के करीब जाता है। अगर मैं IMEC और इराक के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो दोनों रूट्स में कुछ चीजें कॉमन है। दोनों बाईपास करती है इजिप्ट की स्विस कैनल को, दोनों एक नेटवर्क ऑफ रोड्स और रेलवे का इस्तेमाल करते हैं, प्लस एक पार्टनर कॉमन है और वो है UAE। तो UAE यहाँ पर दोनों में इन्वेस्ट कर रहा है, ये नहीं चला तो वो नहीं चला तो ये, जिसमें इंडिया यूरोप कॉरिडोर है और इराकी वाला कॉरिडोर है। और USA का सपोर्ट भी दोनों प्रोजेक्ट्स में कॉमन है। लेकिन चैलेंजेस भी है, जैसे इजराइल आपको एक अनस्टेबल कंट्री देखने को मिलेगा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, प्रॉक्सीज की वजह से। ऊपर हिजबुल्लाह है तो नीचे आपको हमस देखने को मिलेगा इजराइल में, जो ट्रेड के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा बना हुआ है। सेम आपको इराक के केस में यही देखने को मिलेगा। इराक वॉर जोन तो नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी वहां पर भी प्रॉब्लम है। कई ईरानियन प्रॉक्सीज ग्रुप इराक में ऑपरेट करती है, वो US फोर्सेस के साथ क्लैश करती है और इस्लामिक स्टेट का थोड़ा बहुत दबदबा है। यूनाइटेड नेशंस के डेटा के अकॉर्डिंग सीरिया और इराक में ना 7,000 ISIS टेररिस्ट है जो इस एरिया में ऑपरेट कर रही है, वो ट्रेड कॉरिडोर को टारगेट कर सकते हैं। तो इराक या इजराइल, प्रॉब्लम रिमेन्स द सेम। बट यहाँ पर इराक के केस में यहाँ पर ना एक बड़ा नेगोशिएटर कंट्री बैठा हुआ है और वो है कतर। तो अगर कुछ सिक्योरिटी ब्लंडर हो जाता है तो कतर यहाँ पर मामले को संभाल लेगा, क्योंकि कतर के बहुत ही सारे अच्छे लिंक्स है। तो अगर कुछ सिक्योरिटी वाला इशू हो जाता है तो कतर यहाँ पर संभाल लेगा। तो इससे जो पार्टनर कंट्रीज है वो यहाँ पर ट्रेड को आराम से कर सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हर कॉरिडोर की तरह ये कॉरिडोर में भी सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन एडवांटेज बहुत ही ज्यादा बड़ा है। एशिया और यूरोप दो बड़े इकोनॉमिक जायंट्स है, ट्रेड उनके बीच ऑलमोस्ट $1.85 ट्रिलियन का है। तो मल्टीपल कॉरिडोर्स के लिए जगह यहाँ पर मौजूद है। हमको टर्की और इराक का कॉरिडोर देखने को मिलेगा, हमको इंडिया और यूरोप का IMEC कॉरिडोर देखने को मिलेगा, हमको ईरान और रशिया का INSTC देखने को मिलेगा। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा है, इम्प्लीमेंटेशन कम है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, अगर यहाँ पर कोई भी एक कॉरिडोर सक्सेसफुल बन जाता है और अपनी प्लानिंग को सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करता है, तो वही यहाँ का मुकद्दर का सिकंदर बनेगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। आपके व्यूज क्या है नीचे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thank you for watching, thank you for hearing, and I always say God bless you all.